गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन गुप्ता सुधाज एजुकेशन टिप्स। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझेंगे, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति को समझने से पहले हमें यह याद रखना चाहिए कि आज हम जिस मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज मानकर चलते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए इन सब को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति हुई और मानवाधिकार घोषणा पत्र के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब हर व्यक्ति समानता और बराबरी का दावा कर सकता है और यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा भी बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की घटना, बास्तील का अंत। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस शहर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने शहर में सेना को घुसने का आदेश दे दिया था और यह अफवाह फैल रही थी कि वह नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। इसलिए लगभग 7,000 लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और बहुत से सरकारी बंगलों में जबरन प्रवेश कर गए। उन्होंने पेरिस नगर के पूर्वी भाग में स्थित बास्तील किले की जेल को तोड़ दिया, हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया और उसमें बंद 7 कैदियों को छुड़ा लिया। किले के अवशेषों को उन लोगों को बेच दिया जो यादगार के रूप में उसके अवशेषों को रखना चाहते थे। बास्तील के पतन के बाद पेरिस शहर और देहात में कई और संघर्ष हुए। जनता के द्वारा पाव रोटी की बढ़ती कीमतों का भी विरोध किया गया। इतिहासकारों ने इन सभी घटनाओं को ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसका अंत फ्रांस के सम्राट की फांसी दिए जाने से हुआ। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, आइए देखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16 जब फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, उस समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। 20 साल की उम्र में लुई 16 का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ। वह एक बुरी सलाहकार थी। वर्साई के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए वह बहुत फिजूल खर्ची करता था। फ्रांस पर 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से ही था, लेकिन जब लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी, तो उस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्जा और जुड़ गया। कर्जदाता सरकार से अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फ्रांसीसी सरकार की बजट का बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में खर्च हो जाता था। सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने करों में वृद्धि कर दी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था। पहले एस्टेट के में पादरी वर्ग,
दूसरे एस्टेट में कुलीन वर्ग था, जिसको जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। ये तीसरे एस्टेट के लोगों से कर भी वसूलते थे। तीसरे एस्टेट के लोगों को टाइद, धार्मिक कर जो चर्च वसूलता था, और टाइल, प्रत्यक्ष कर, और नमक और तंबाकू जैसी रोजाना की वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर भी देना पड़ता था। इस तरह टैक्स का सारा भार जो है वो तीसरे एस्टेट के लोगों पर ही था। जनसंख्या वृद्धि के कारण अनाज उत्पादन की तुलना में मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी, जिससे प्रमुख खाद्य पाव रोटी की कीमत बढ़ गई। कामगारों की मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर गई। इससे रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया था। तीसरे एस्टेट के कुछ समृद्ध और शिक्षित लोगों ने जन्मना विशेष अधिकारों के विरुद्ध आवाज उठाई। दार्शनिक जॉन लॉक और जया जोंक रूसों ने समान नियमों तथा समान अवसरों पर आधारित समाज की कल्पना की। दार्शनिक जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही। दार्शनिकों ने अपने इन विचारों को कॉफ़ी हाउस और सैलूनों में प्रचार और प्रसार किया, जिससे कि अनपढ़ लोग भी समझ सकें। इसी समय लुई 16 के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाया गया, जिससे विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध जनता का गुस्सा भड़क उठा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।